मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक 80 साल के बूढ़े आदमी को जब एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया, आखिरकार वह बूढ़ा आदमी कौन था? इसको कहानी जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, एक 80 साल का एक कमजोर सा बुजुर्ग धूल लगे साधारण कपड़ों में तेज धड़कनों के बीच महाराणा एयरडोम की सीढ़ियां उतरता हुआ भाग रहा था। माथे पर पसीने की बूंदें और आंखों में गहरी घबराहट थी। उसके हाथ में एक फीकी पुरानी बोर्डिंग स्लिप इतनी कसकर पकड़ी हुई थी जैसे उसकी आखिरी उम्मीद उसी पतले कागज में बंद हो। कंधे पर टंगा हुआ पुराना भूरे रंग का थैला हर कदम पर हिलता था और उसकी उम्र की थकान साफ झलकती थी। हांफते हुए वह बुदबुदाया, ओ परमात्मा, बस समय पर पहुंचने दे। लेकिन यह बुजुर्ग कोई आम आदमी नहीं था। वह अरावली प्रांत के सबसे बड़े उद्योग समूह सूर्यवंश कॉरपोरेशन का संस्थापक था। उसकी बेटी की हालत अचानक गंभीर हो गई थी और इसी वजह से वह उतावलापन में यहां तक चला आया था। चंदेली इंटरनेशनल टर्मिनल के सुरक्षा गेट पर लंबी कतारें थीं। लोग ऊंचे ब्रांड के सूट्स, चमकते हैंडल वाले ट्रॉली केस और महंगे परफ्यूम्स के साथ अपने अपने कामों में उलझे थे। हर तरफ रिंगटोन, बातें और शोरगुल। उम्र दराज बुजुर्ग उन सब के बीच अपनी जगह ढूंढता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसके चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों की परछाइयां तैर रही थीं। वह जैसे ही चेक पॉइंट पर पहुंचने ही वाला था, अचानक एक तगड़ा सा आदमी भारी शरीर के साथ काला कोट पहने तेजी से घूमता हुआ उससे भिड़ गया। टक्कर लगते ही उस आदमी की चमचमाती आयातित घड़ी की चेन टूटकर लटक गई और उसके हाथ का गरम कोकोआ फर्श पर छपाक से गिर गया। वह तुरंत भड़क उठकर चिल्लाया, अरे बाबा, चलते कहाँ हो? ये कोई ढाबा नहीं, हवाई टर्मिनल है। सारी भीड़ रुक गई। नजरें एक पल में उसी बुजुर्ग पर टिक गईं। बुजुर्ग घबरा गया, कांपते हाथ जोड़कर बोला, साहेब, क्षमा कीजिए, जल्दी थी, एक जरूरी काम है। आदमी ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ अपनी घड़ी उठाई और बोला, जल्दी? तुम जैसे लोग तो बस में चढ़ने लायक लगते हो, यहां प्लेन की कतार में कैसे आ गए? कुछ लोग दबे हंसी हंस पड़े। वह बुजुर्ग पर घूरकर बोला, ये कपड़े, ये हालत, टिकट तुम्हारी? नहीं मालिक, ये मेरा ही कागज है। मैंने अपनी बचत से खरीदा है। बस मुझे समय पर जाने दें, बहुत जरूरी सफर है। पर वह तगड़ा अमीर आदमी झटके से टिकट उसके हाथ से छीन लेता है, एक नजर डालता है और जोर से हंस पड़ता है। अरे वाह बुजुर्ग, बिजनेस कॉरिडोर! ये हिम्मत कहां से आई? कहीं किसी इंटरनेट दुकान से निकाली हुई फोटोकॉपी तो नहीं? या किसी रईस का टिकट उठा लाए हो? भीड़ में कुछ लोग खिलखिलाने लगते हैं। कुछ लोग अपने फोन कैमरे ऑन कर देते हैं, जैसे कोई तमाशा चल रहा हो। वह बुजुर्ग शांत खड़ा रहता है, नजरें नीचे, पर चेहरे पर कोई शिकन नहीं। एक अजीब सी ठंडी स्थिरता, जैसे उसे पहले से पता हो कि यह पल भी गुजर जाएगा। अमीर आदमी पास के सुरक्षाकर्मी को हाथ से संकेत देता है, अरे भैया, जरा देखो तो इसकी पर्ची। मुझे नहीं लगता ये असली है। आजकल धोखेबाज हर तरफ घूम रहे हैं। सिक्योरिटी स्टाफ मशीन में टिकट लगाता है। कुछ सेकंड तक स्क्रीन लॉड होती है और फिर अचानक फलक पर हरी रोशनी चमक उठती है, वैलिड प्रीमियम कैबिन पास। भीड़ सन। अमीर आदमी के चेहरे से हंसी ऐसे गायब होती है जैसे कोई दीपक अचानक बुझ जाए। वह हकलाता है, यह यह कैसे हो सकता है? यह सच नहीं हो सकता। सुरक्षा अधिकारी गंभीर आवाज में कहता है, सर, यह टिकट बिल्कुल वैध है और यात्री का नाम भी उड्डान रजिस्टर में दर्ज है। अब देखते ही देखते सबकी नजरें बदल जाती हैं। कुछ लोग धीमे धीमे बोलते हैं, सच में? प्रीमियम सीट? ये तो लगता ही नहीं। अमीर आदमी के चेहरे पर अब गुस्सा और शर्म दोनों उभर आते हैं। वह तैश में आकर टिकट के टुकड़े टुकड़े कर देता है और फर्श पर फेंकते हुए गुर्राता है, अब नहीं जाओगे। ये दफ्तर तुम जैसे लोगों के लिए नहीं बना है। बूढ़ा आदमी बिल्कुल झुककर नीचे बैठता है, धीरज से उन फटे टुकड़ों को उठाता है। कुछ पल तक वो बस खामोश खड़ा रहता है, जैसे किसी टूटे सपने को उंगलियों से जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह बहुत धीमे पर बेहद गहरी आवाज में बोलता है, दो सिक्के कमाकर खुद को आसमान समझते हो? तुम जानो या ना जानो, बड़ी भूल कर रहे हो। चाहा तो तुम्हें 2 सांसों में मिटाकर रख दूंगा। उसकी आवाज में कोई शोर नहीं था, लेकिन उसका असर ऐसा था कि पूरा टर्मिनल एक पल में खामोशी में डूब गया।
भीड़ की हंसी धीरे धीरे थम जाती है। वह वृद्ध व्यक्ति झुककर फटे हुए बोर्डिंग स्लिप के टुकड़ों को सावधानी से सीधा करता है। उंगलियों से उन पर ऐसे फेरता है जैसे किसी बिखरे हुए अरमान को फिर से जोड़ना चाहता हो। आंखों में हल्की नमी तैरती है, पर शिकवा, शिकायत या गुस्सा कुछ नहीं। वह अपने पुराने मिट्टी रंग के थैले की जिप खोलता है, अंदर से अपना निशान झूलिया पासपोर्ट निकालता है और धीरे धीरे सुरक्षा कर्मी की ओर बढ़ जाता है। नम्र स्वर में कहता है, हुजूर, यह मेरा पहचान पत्र है। मेरी असली यात्रा पर्ची थी, बस लापरवाही में फट गई। मुझे अनव प्रभा नगर पहुंचना बहुत जरूरी है। सुरक्षाकर्मी, जो कुछ मिनट पहले उसी अमीर आदमी के इशारे पर हंस रहा था, अब घड़ी देखते हुए जमाई लेकर बोला, देखिए काका, अब कागज फट चुका है। ऐसे हम किसी को भीतर नहीं जाने देते। नियम यह है कि टूटी टिकट फिर से प्रमाणित करानी पड़ती है। काउंटर पर जाइए। बुजुर्ग दुखी स्वर में बोला, पर बेटा, मेरी उड़ान की घड़ी पास है। अभी गया तो जहाज छूट जाएगा। गार्ड का लहजा कठोर हो गया। तो छूट जाने दो। हम हर किसी की दास्तान नहीं सुन सकते। बड़े बड़े लोग भी लाइन में खड़े रहते हैं। आप क्या खास हैं? बुजुर्ग कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। भीड़ उसके किनारे से निकलती जाती है। कुछ लोग तिरछी मुस्कान देते हैं, कुछ सिर हिलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। टर्मिनल की बड़ी शीशे वाली दीवारों से आती तेज सफेद रोशनी उस बुजुर्ग के चेहरे पर ऐसे पड़ती है जैसे एक थका हुआ लेकिन दृढ़ इंसान अंधेरों के बीच खड़ा हो। वह बहुत धीरे से कहता है, बेटा, अगर मैं कहूं कि यह मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी सफर है, तो क्या तुम यकीन करोगे? गार्ड हंस पड़ता है। हर कोई यही बोलता है काका। किसी को बारात में पहुंचना है, किसी को मां से मिलना है, किसी को नौकरी पकड़नी है, लेकिन यहां नियम पहले आते हैं। उसी समय पास से वही अमीर आदमी निकलता है जो थोड़ी देर पहले उसका मजाक उड़ा चुका था। वह अब भी मुस्कुराए जा रहा था। अपनी चमकदार स्टर्लिंग ग्रे कोट की कॉलर ठीक करता है और व्यंग्य से कहता है, अब भी यहीं अटके हो बाबा? वह भारी भरकम अमीर आदमी ठट्ठा कर बोलता है, अभी तक यहीं खड़े हो बुजुर्ग? समझ नहीं आया क्या? यह इलाका तुम्हारे जैसे धूल पसीने वालों के लिए नहीं बना। धमकी देना आसान है, उसे निभा पाना तुम्हारी उम्र और औकात से बाहर है। जाओ, किसी दूसरी जगह कोशिश करो। बुजुर्ग उसकी ओर देखता है, पर आंखों में न गुस्सा न डर, बस एक ऐसी गहरी स्थिर शांति जो उस आदमी के लिए सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। वह धीरे धीरे अश्विनी स्काई टर्मिनल के एयरलाइन डेस्क की तरफ बढ़ता है। काउंटर पर एक युवती बैठी है, चेहरे पर भारी मेकअप और आवाज में चिड़चिड़ापन। बिना देखे टाइप करते हुए वह कहती है, हाँ बोलिए, समस्या क्या है? बुजुर्ग विनम्र और धीमी आवाज में जवाब देता है, बिटिया, मेरी प्रीमियम कैबिन की टिकट गलती से फट गई है। जरा देख लो। मुझे आज ही धवलपुर पहुंचना है। बहुत जरूरी काम है। वह उसकी तरफ देखती भी नहीं, सिर्फ स्क्रीन पर टाइप करते हुए पूछती है, नाम? बुजुर्ग बोलता है, व्यास, व्यास प्रतिहार। नाम सुनते ही उसके चेहरे पर हल्की भौहें चढ़ जाती हैं। वह कंप्यूटर पर ढूंढती है और कहती है, यहां कोई व्यास प्रतिहार नहीं दिख रहा। लगता है गलत उड़ान बुक कर ली है। बुजुर्ग थोड़ा झुककर कहता है, नहीं बेटिया, यही उड़ान है। मेरे संदेश बॉक्स में पुष्टि भी है। तुम चाहो तो देख लो। वह झुंझलाकर बोलती है, समझते क्यों नहीं? हर दिन 100 लोग आते हैं नकली टिकट लेकर। सबका एक ही डायलॉग, बहुत जरूरी है। लेकिन सिस्टम में नाम नहीं है तो मतलब टिकट फर्जी है। अब इधर से हटो, दूसरों को काम करने दो। वह हाथ के इशारे से बुजुर्ग को किनारे धकेल देती है। बुजुर्ग कुछ पल खड़ा रहता है। चारों तरफ लोग, किसी के हाथ में गर्म कॉफी, किसी के कानों में ईयर प्लग, हर चेहरे पर व्यस्तता और हर चाल में निर्ममता। वह पीछे हटता है, जेब से फटा हुआ टिकट निकालता है, टुकड़ों को आपस में जोड़ने की कोशिश करता है, पर इस बार जैसे वह कागज उसकी उंगलियों से फिसलता जा रहा हो। आंखें लाल हो जाती हैं, पर वह खुद को संभाल लेता है। सुरक्षाकर्मी को देखकर वह कहता है, बेटा, अगर तुम चाहो तो मैं पुष्टि वाला संदेश दिखा दूं। बस एक नजर। गार्ड सख्त आवाज में कहता है, हमें मैसेज वेसर्ज से मतलब नहीं। हमारे सिस्टम में नाम नहीं तो आप अंदर नहीं जा सकते। अब रास्ता छोड़िए। बुजुर्ग चुपचाप मोबाइल जेब में रखता है, गहरी सांस लेता है और शांत कदमों से पीछे हट जाता है। होंठ कांपते हुए वह बुदबुदाता है, शायद आज किस्मत ने रुख बदल लिया है। तभी अचानक पूरा स्काई टर्मिनल शोर में डूब जाता है। लाउडस्पीकर पर आवाज गूंजती है,
ध्यान दें, सभी उड़ानें अस्थायी रूप से स्थगित। एक विशिष्ट वीवीआईपी विमान उतरने वाला है। भीड़ में खुसफुसाहट। लोग कैमरे निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं। काउंटर पर वही लड़की जो अभी कुछ देर पहले बुजुर्ग को अपमानित कर रही थी, अपने साथियों से कहती है, पता नहीं कौन सा वीवीआईपी है, शायद कोई बहुत बड़ा उद्योगपति। पास में खड़ा वही अमीर आदमी हंसकर बोलता है, जरूर कोई धन कुबेर होगा। यह हवाई अड्डा उन्हीं जैसे लोगों के लिए बना है, हमारे जैसे आम आदमियों के लिए नहीं। दूर खड़ा बुजुर्ग सब सुन रहा होता है। अचानक वही लड़की उसके पास आती है, आंखों में तंज और आवाज में कटुता। वाह दादा, अभी भी यहीं खड़े हो? तुम जैसे लोग तो चाय स्टॉल पर भी मुश्किल से जगह पाते हैं, और तुम बिजनेस कैबिन काउंटर पर? क्या मजाक है। बुजुर्ग बस टिकट दिखाना चाहता है, लेकिन उसकी बदतमीजी बढ़ती जाती है। वह तेज आवाज में कहती है, हटो यहां से। ऐसे लोग सिर्फ झंझट डालते हैं। हम सबको काम है, तुम्हारी कहानी सुनने नहीं बैठे। बुजुर्ग शांत स्वर में कहता है, बिटिया, मेरी उड़ान है, मैंने सब पहले ही जांच करवाया था। वह इस पर जोर से हंस पड़ती है और अचानक उसके कंधे पर जोर से धक्का मारती है। धक्का इतना तेज कि बुजुर्ग लड़खड़ा जाता है। कुछ कदम पीछे हटकर खुद को संभालता है। सुरक्षाकर्मी दौड़कर आते हैं और बुजुर्ग को खींचकर बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं। लड़की चिल्लाती है, देखा, मैंने कहा था, ऐसे लोग इस जगह के लायक नहीं, निकालो इन्हें बाहर। बुजुर्ग की आंखों में क्रोध की एक ठंडी परत चमकती है, पर वह फिर भी संयमित रहता है। वह धीरे धीरे उठकर फटे हुए टिकट के टुकड़ों को हाथ में दबाता है और सीधे उस लड़की के सामने खड़ा होकर कहता है, तुम्हें लगता है तुम सबसे ऊपर हो? तुम्हारी हंसी किसी की पीड़ा को छोटा कर देगी? भूल में हो बिटिया। उसके शब्दों पर वह अमीर आदमी फिर ठाका लगाता है, हंसो बाबा हंसो, ये दुनिया हमारी है, ऐसे लोग यहां रुक भी नहीं सकते। किस्मत आजमाने आए हो तो आज सबक मिलेगा। बुजुर्ग की आंखें चमक उठती हैं। एक पल के लिए मैदान जैसे शांत हो जाता है। फिर वह गहरी सांस लेकर उस अमीर आदमी के करीब आकर बर्फ सी ठंडी आवाज में कहता है, तुम खुद को बहुत रईस समझते हो, पर याद रखो, अमीरी सिर्फों सक्कों से नहीं आती, और अगर तुमने मेरे प्रति एक कदम और बढ़ाया तो मैं अभी तुम्हारी दुनिया उलट दूंगा। भीड़ एकदम शांत। लड़की के चेहरे पर डर की हल्की लकीर दौड़ जाती है। शायद उसने ऐसे जवाब की कल्पना नहीं की थी। बुजुर्ग बिना कुछ और बोले अपना पुराना सा फोन निकालता है। इस बार उसकी आवाज मुलायम नहीं, सीधी आदेश देने वाली। वह कॉल लगाता है, अरे सुने, महाराणा नियंत्रण कक्ष को तुरंत सूचना दो, उतरना चढ़ना टैक्सी सर्विस सब रोक दो, संपूर्ण टर्मिनल पर परिचालन अभी बंद करो, किसी को अंदर बाहर मत आने देना। कुछ ही क्षणों में टर्मिनल में तेज अलर्ट टोन बज उठती है और फिर अनाउंसमेंट, ध्यान दें, सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण सभी जमीनी सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित। पूरा माहौल जम सा जाता है। लोग मोबाइल देखते हैं, कुछ हैरान कुछ डरे हुए। वही अमीर आदमी जिसकी हंसी अभी गूंज रही थी, अब उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकती दिखती है। लड़की जो अभी 2 मिनट पहले बुजुर्ग को धक्का मार रही थी, अब अपनी ही कुर्सी पर सहमी बैठी है, आंखों में पछतावा और डर। बुजुर्ग बिना किसी दिखावे के शांत खड़ा है, चेहरे पर सिर्फ एक ठहरा हुआ आत्मविश्वास। बड़े बड़े कांच वाले गेट एक एक कर बंद होने लगते हैं। स्क्रीन बोर्ड पर लाल अक्षर चमकते हैं, ऑपरेशंस हॉल्टेड। भीड़ स्तब्ध। लोग फुसफुसाते हैं, कौन है यह बुजुर्ग? इसने पूरा टर्मिनल कैसे रोकवा दिया? उसी समय 4 काले सूट पहने सुरक्षा अधिकारी अंदर आते हैं। उनके पीछे पीछे टर्मिनल का वरिष्ठ प्रबंधक, घबराया हुआ। वह सीधा बुजुर्ग के सामने आकर झुक जाता है। सर, हमें क्षमा करें, हमें नहीं पता था कि आप स्वयं यहां आए हैं। आपकी सुरक्षा टीम को सूचना नहीं मिली, वरना यह सब नहीं होता। भीड़ एकदम जड़। पास खड़ा वही अमीर आदमी थरथराती आवाज में पूछता है, सर, सर, यह कौन है? वरिष्ठ प्रबंधक कांपती आवाज में बोलता है, आप नहीं जानते, ये व्यास प्रतिहार जी हैं, सूर्य शिखर एंटरप्राइजेस के संस्थापक, और पूरे अश्विनी स्काई टर्मिनल की 70% सेवाएं इनकी कंपनी संभालती है। भीड़ में गहरा सन्नाटा छा जाता है। अब हर नजर उस बुजुर्ग व्यास प्रतिहार पर ठहर गई थी। वह पहले जैसा कमजोर, थका हुआ बूढ़ा नहीं दिख रहा था। चेहरे पर सख्ती, आंखों में उम्र भर का अनुभव
और चाल में वह संजीदगी थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने जीवन की हर चोट को चुपचाप सहकर शक्ति में बदला हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसी अमीर आदमी कर्नेल सिंह भाटिया के सामने आकर रुक गया। दोनों की नजरें मिली। कर्नेल का सिर झुक गया, मानो उसकी अहंकारी आवाज अचानक कहीं खो गई हो। व्यास शांत पर दिल तक चीर देने वाली आवाज में बोला, कुछ देर पहले तुमने कहा था कि यह स्थान मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। अब बताओ, इस भूमि का असली स्वामी कौन है? कर्नेल के होंठ कांपते हैं। आवाज बाहर आने से इनकार कर देती है। उसके भीतर का सारा घमंड जैसे धूल बनकर गिर गया था। व्यास अब सुरक्षाकर्मी की ओर मुड़ा, जिसने कुछ समय पहले उसे धक्का देते हुए बाहर खींचा था। बेटा, तुमने सिर्फ मेरा नहीं, अपनी वर्दी की गरिमा का भी अपमान किया है। कभी भी किसी की सादगी को उसकी कमजोरी मत मानना। जो इंसान अपनी पहचान छुपाकर चलता है, उसके पास दुनिया को असली चेहरा दिखाने की सबसे बड़ी शक्ति होती है। उसकी आवाज मंगलमय हॉल में गूंज उठी। कुछ की आंखें नम हो गईं। कई ने सिर झुका लिया, जैसे अपने भीतर झांकने लगे हों। अब वे काउंटर वाली युवती कल्पना नागर की ओर मुड़ा। वह अब भी कुर्सी पर बैठी थी, आंखों में पछतावे की धुंध और चेहरे पर डर। व्यास शांत भाव से कुछ पल उसे देखता है, फिर धीमी पर दृढ़ आवाज में बोलता है, तुमने मेरे मैले कपड़े देखे और निर्णय कर लिया कि मैं छोटा हूं। याद रखना, किसी को उसकी हालत से मत तौलो, वरना जीवन कभी ना कभी तुम्हें भी आईना जरूर दिखाएगा। कल्पना की आंखों से आंसू ढलक पड़ते हैं। वह सिर झुकाकर कहती है, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए सर। व्यास कुछ क्षण चुप खड़ा रहता है, फिर बिना उसकी ओर देखे बोलता है, क्षमा तब मिलती है जब कोई अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश करे, सिर्फ शब्दों से नहीं, कृतियों से। वह अपना पुराना फोन निकालता है और आदेश भरी आवाज में कहता है, नियंत्रण कक्ष, सभी सेवाएं तुरंत पुनः प्रारंभ कर दो। कुछ सेकंड बाद अनाउंसमेंट गूंजता है, अश्विनी स्काई टर्मिनल पर सभी संचालन पुनः शुरू। अस्थायी विलंब के लिए हम क्षमा चाहते हैं। लाइटें फिर चमक उठती हैं। टर्मिनल की चहल पहल वापस लौटती है। लेकिन माहौल अब पहले जैसा नहीं था। हर चेहरे पर एक रहस्यमयी खामोशी, अपनी ही गलतियों का बोझ और जीवन से सीखा हुआ कोई मौन सबक। व्यास अपने फटे हुए बोर्डिंग पास को देखता है। हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर उभर आती है। कभी कभी जीवन हमें गिराता नहीं, बस दिखाता है कि हम कहाँ खड़े होने के लिए बने हैं। वह शांत कदमों से लाउंज गलियारे की ओर बढ़ता है। पीछे वही अमीर कर्नल सिंह झुके सिर के साथ उसे जाते हुए देखता रह जाता है। कुछ ही देर बाद व्यास के फोन पर कॉल आता है। सर, आपकी बेटी अब सुरक्षित है। डॉक्टरों ने बताया सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। यह सुनकर व्यास के चेहरे पर थोड़ी राहत, थोड़ी खुशी की रेखा उभर आती है। आंखें धीरे धीरे नम हो जाती हैं। पर इस बार यह नमी दर्द की नहीं, सुकून की थी। और इस तरह यह सारा दृश्य टर्मिनल में मौजूद हर व्यक्ति के दिल में एक गहरा निशान छोड़ गया।